हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवेंजना क्लासेस। ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का सेकंड वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि हम जानेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में। डिफाइन SDLC. The success of any system depends on the approach of building it. If the development approach is right, the system will work successfully. System development life cycle is a standard methodology for the development of information system. It mainly consists of four phases: system analysis, system design, system construction and implementation, and system support. Every system consists of input, task and output. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि हम किस तरह से सिस्टम को डेवलप करते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है जिसको फॉलो करते हैं, जिसके 4 फेजेस है। फर्स्ट है सिस्टम एनालिसिस, मीन्स हमें जो सिस्टम बनाना है उसको हम एनालाइज करेंगे कि हमें किस तरह का सिस्टम बनाना है। सेकेंड है सिस्टम डिज़ाइन, जो भी हमने एनालिसिस की है उसके अकॉर्डिंग हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर उस डिज़ाइन को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। फोर्थ हमारे पास आता है सिस्टम सपोर्ट, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है अगर उसमें हमें कोई भी चेंजेस या मॉडिफिकेशंस करने हैं वो हम सिस्टम के सपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। हर एक सिस्टम में हम इनपुट देते हैं सिस्टम को और आउटपुट हमें मिलता है। नेक्स्ट है what is meant by introducing repository in system development life cycle. Traditional SDLC was strictly sequential. The developers first complete the previous phase, then start the next phase. But now concept of repository is introduced in SDLC, and it is known as the fast methodology, where work is done across shared repository. It means that all the inputs and outputs of phases must be stored in the repository. At any time, developers can backtrack to the previous phase and they can also work on two phases simultaneously. जो ट्रेडिशनल SDLC है वो नॉर्मली सीक्वेंशियल होती है, जिसमें कि हम एक फेज कंप्लीट करते हैं, देन नेक्स्ट फेज, देन थर्ड फेज, देन फोर्थ फेज, इस तरह से हम फेजेस को फॉलो करते चले जाते हैं। लेकिन अभी जो रेपोजिटरी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है SDLC में, उसमें क्या होता है कि हम प्रीवियस फेज में जाके उसमें अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस हम इजीली कर सकते हैं और हम एक ही साथ 2 फेजेस पे काम कर सकते हैं। ओके, the phases involved in the system development life cycle. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं? तो पहला है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब कोई भी सिस्टम बनाने से पहले हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होता है कि हमें किस तरह का सिस्टम बनाना है या क्या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह से सिस्टम बनाया जाता है या उसको बनाने के लिए हमें किस तरह का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, तो इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। थर्ड है डिज़ाइन ऑफ सिस्टम, जो भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में बाद हमें जो सिस्टम मिलेगा उसका हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया, ऐसे डिज़ाइन बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम एक सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं। फिफ्थ, सिस्टम टेस्टिंग, जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसको हम टेस्ट एंड डिबग करेंगे जो है डिप्लॉय करने से पहले। सिक्स्थ है इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, जो भी सिस्टम हमने बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। फिर हमारे पास आता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स विच शुड बी फॉलोड फॉर मेकिंग अ सक्सेसफुल सिस्टम। किसी भी सक्सेसफुल सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल हमें फॉलो करने चाहिए। For making a successful system, the following principles should be followed. Both customers and developers should be involved for the accuracy in the information. Means किसी भी सिस्टम को बनाते वक्त उसमें कस्टमर और डेवलपर दोनों के इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर कस्टमर इन्वॉल्व नहीं होगा तो जो सिस्टम से हमें गोल्स है या जो भी हमें उस सिस्टम का यूज़ करना है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। सेकेंड है a problem solving approach should be adopted. The classic problem solving approach is as follows: study and understand the problem and its context, define the requirements of the solution,
Identify candidate solution and select the best solution. Design and implement the solution. Observe and evaluate the solutions impact and refine the solution accordingly. Means जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो हमें इसमें अडोप्ट करनी चाहिए. मीन्स अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ओके, फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि सॉल्यूशन को हमें अचीव करने के लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर या क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे. फिर जो कैंडिडेट सॉल्यूशन, मान लीजिए एक प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन है तो उसमें हमें बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा रहेगा ये हमें चेक करना होगा. फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा. मीन्स उस सॉल्यूशन को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर या कुछ बनाना होगा ना, तभी हम उसको डिज़ाइन कर पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. फिफ्थ हमारे पास ऑब्जर्व एंड इवेलुएट द सॉल्यूशंस इम्पैक्ट एंड रिफाइन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली. मीन्स जो हमने सॉल्यूशन सिलेक्ट किया और उसको फॉलो किया उसके स्टेप्स को, प्लस उसको हमने इम्प्लीमेंट किया तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो हम इवेलुएट करेंगे. ओके, थर्ड हमारे पास आता है फेजेस एंड एक्टिविटीज शुड बी एस्टैब्लिश. मीन्स किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले एक तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, दूसरा कि हमारे जो हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी ज़रूरी है. थर्ड में फेजेस जो हमें वो डिवाइड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि डिज़ाइनिंग में मान लीजिए आपके 4 फेजेस हैं, नॉर्मली 4 फेजेस मान के चलिए, जिसमें आपने डिज़ाइनिंग करनी है, एनालिसिस करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है और सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करना है. लेकिन अगर कोई भी सिस्टम डिफाइन नहीं होगा कि ये कब कितने पीरियड तक हमें कंप्लीट करना है या हम कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करेंगे तो उससे जो सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको बनने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है. ओके, इसलिए फेजेस और एक्टिविटीज़ पहले से बनी हुई होनी चाहिए कि इस फेज में ये काम होगा या फिर ये एक्टिविटीज़ होगी इस ड्यूरेशन में. फोर्थ हमारे में पास आता है फॉर कंसिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम सम स्टैंडर्ड शुड बी एस्टेब्लिश्ड. दिस स्टैंडर्ड्स आर एज फॉलोज. मीन्स सिस्टम को बनाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब रेगुलरिटी चाहिए. उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स है जो फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स. phases and it should be an ongoing activity during the system development life cycle. डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमें डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है. तो ये सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान साथ ही साथ होते रहना चाहिए. Quality standard checks should be established at every phase for ensuring that the output of every phase meets the business and technology expectation. Means हर एक स्टेप के बाद हमें चेक्स इंश्योर करने चाहिए कि जो हमें इस सिस्टम से चाहिए, जो हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ओके, फोर्थ फिर हमारे पास आता है ऑटोमेटेड टूल स्टैंडर्ड्स. मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पहले से भी ही फाइनलाइज्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम सिस्टम डेवलपमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने लगे और उसके बाद पता चलता है कि ये तो सॉफ्टवेयर हमारे पास है ही नहीं, और अगर हमें वो ख़रीदना है या फिर हमें वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है. तो इसी वजह से जो ऑटोमेटेड टूल है या सॉफ्टवेयर वो पहले से ही फाइनलाइज्ड होने चाहिए जिससे कि बाद में कोई इशू ना आए. Development of information system should be considered as capital investment that the developer of information system should think about several solutions of a particular problem and every solution should be evaluated for cost effectiveness and risk management. मीन्स जो अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करते हैं तो वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है. मीन्स हमें पहले उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा तभी हमें कुछ रिटर्न मिलेगा. तो हर एक मीन्स मान लो कोई प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हम कोई ना कोई मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉलो करेंगे. लेकिन उसमें हमें पहले ये चेक करना चाहिए कि जो हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है और फिजिबल है. मतलब अगर हम उसमें परचेज करके, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर परचेज करके हम किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या वो इंफॉर्मेशन हमें वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने में हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो हमें रिटर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हमें पहले ही चेक कर लेना चाहिए, ना कि बाद में. ओके, अब हम जानेंगे व्हाट इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस. कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है.
Cost effectiveness is defined as the result obtained by striking a balance between the cost of developing an operating system and information system and the benefits derived from that system. Cost effectiveness का मतलब ये होता है कि जो ये मान लीजिए हमने कोई सॉफ्टवेयर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने में 20,000 स्पेंड किया ऑल ओवर, और उससे हमें जो बेनिफिट है वो हमें मिला, टोटल बेनिफिट हमको मिला 30,000 का, वो कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने के बाद हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, उल्टा हम लॉस में जा रहे हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ओके, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट इज risk management is defined as the process of identifying, evaluating and controlling what might go wrong in a project before it becomes a threat to a successful completion of the project and the benefits or implementation of the information system. रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? मान लीजिए हम कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो हमें पहले से ही ये चेक करना चाहिए कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आने वाली है या फिर क्या प्रॉब्लम्स है जो सिस्टम को ख़राब कर सकती है। ओके, तो उनके लिए हमें पहले से तैयार रहना है और उनको कैसे मैनेज करना है ये भी हमें पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट।